गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप जानते हैं कि आप 11th कॉमर्स में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो मेरे साथ, और उसमें हमने चैप्टर 7 शुरू कर दिया है। नाम क्या रखा है चैप्टर 7 का? इंडियन इकोनॉमी, भारत का अर्थतंत्र। मैंने एंशिएंट इकोनॉमी के बारे में आपको बताया, जिसमें ब्रिटिश रूल नहीं था। अब मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो चीज़ किस पे है वो देख लो। इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल था बेटा हमारे देश में जब लागू था, तब भारतीय इकोनॉमी या अर्थतंत्र था वो कैसा था? आजादी से पहले इंडियन इकोनॉमी कैसी थी? ब्रिटिश रूल के तहत हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे पहले जो वेस्टर्न रूलर्स थे, कौन कौन? फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज और लास्ट में इंग्लिश, वो इंडिया आए। इंडिया की जो संपदा थी उसको अट्रैक्ट उन्होंने किया, उनको किया, इसलिए वो आए। इंडिया के पास वेल्थ थी, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे और एक अच्छा सोशल सेटअप था। और इंडिया खुद भी कॉटन, मसलिन, इंडिगो स्पीसीज, मेटल यूजरी का मतलब कॉपर, ब्रॉन्ज, ब्रास जैसी मेटल्स में डील करता था, फॉरेन ट्रेड करता था। और ये सब अट्रैक्ट कर गया किसको? फ्रेंच को, डच को, पोर्टुगीज को। ठीक है। अब जैसे जैसे टाइम चला वैसे वैसे ये फॉरेन लूनर एक भी दूसरे के साथ लड़ने लगे, और एक किसी एक का पावर ही चले वैसा किया उन्होंने। किसी एक का ही पावर चले इंडिया के अंदर वैसा किया। और उन्होंने आर्म पावर का इस्तेमाल किया। उनके पास मिलिट्री अच्छी थी, साधन अच्छे थे, फैसिलिटी अच्छी थी, तो उसका इस्तेमाल किया। और ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने अपना प्रभुत्व जमाया, हमारे रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किया, हमारे कंट्री को ज्यादा पुअर किया, पॉवर्टी बढ़ाई, और हमारा जो एंशिएंट रिच इंडियन कल्चर था उसको खलास कर दिया, धो डाला। तो इंडियन इकोनॉमी ने क्या अटेन किया, क्या पाया या क्या खोया बिफोर इंडिपेंडेंस, ड्यूरिंग द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स, वो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट ले रहा हूँ। उसके बाद फिर रेलवे में क्या हुआ, रोडवे में क्या हुआ, बैंक कैसे एस्टेब्लिश हुई, सोशल स्ट्रक्चर कैसे एस्टेब्लिश हुआ, एग्रीकल्चर पे क्या बात हुई, लैंड रेवेन्यू क्या है, लैंड टैक्स, हाई रेट टैक्स क्या है, हाई रेट ऑफ एक्साइज कस्टम क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन क्या है, आर्टिसंस का एक्सप्लॉयटेशन, इन्वेस्टमेंट का पैटर्न, पेमेंट का बर्डन, ऐसा 13 पॉइंट्स आर देयर जो हम पढ़ेंगे। आज मैंने वैसा डिसाइड नहीं किया है कि इतना पढ़ेंगे, पर मैं अपने हिसाब से सिखाऊंगा शांति से। ठीक है। देखिए, द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड लेटर द वेस्टर्न रूलर्स, फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज एंड इंग्लिश केम टू इंडिया, भारत आए, गेटिंग अट्रैक्टेड हर बाय हर रिचेस। ये जो संपदा थी, असेट्स थी वहां वो इंडिया की जो थी वो अट्रैक्ट कर गई ये फॉरेनर्स को, फॉरेन ट्रेडर्स को। इंडिया हैड वेल्थ, संपदा थी, रिच स्क्रिप्चर, एक अलग कल्चर, एक बेटर कल्चर था, कोहेसिव सोशल सेटअप, समाज अच्छा था, लोग अच्छे थे। तो इंडिया वॉज फेमस फॉर ट्रेड इन कॉटन उस टाइम, मलमल, इंडिगो, मसाले, स्पीसीज। ठीक है। तो वो सब के लिए कनेक्टिविटी यहाँ बन रही थी, वो सब चीजें यहाँ एडजस्ट हो रही थी। कॉपर, ब्रॉन्ज, ब्रास, ये सब मेटल्स है, उसका भी हम एक्सपोर्ट कर रहे थे बेटा। ओके। हाउएवर, ड्यूरिंग दिस टाइम देयर वर कन्फ्लिक्ट, ये समय पे झगड़े थे, किसके बीच में? फॉरेन रूलर्स के बीच में। कौन कौन? डच, फ्रेंच, पोर्टुगीज, इंग्लिश एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। एंड ऑल्सो टू एस्टैब्लिश देयर ओन पावर ओवर इंडिया, और एक बंदा, एक एक शासन हो इंडिया पे किसी एक ब्रिटिशर का या एक फॉरेनर का, वो यहाँ एस्टैब्लिश करने का चांस आया। और दे यूज्ड आर्म पावर ऑल्सो, आर्मी का इस्तेमाल किया जिससे वो ये जंग जीत सके। तो व्हेन द ब्रिटिश एस्टैब्लिश डोमिनेंस, ब्रिटिशर्स अपना प्रभुत्व जमा रहे थे, आवर रिसोर्सेज फॉर एक्सप्लॉइट, हमारे जो रिसोर्सेज थे उसका इस्तेमाल कर रहे थे, पॉवर्टी इंक्रीज, हमारे देश की गरीबी बढ़ रही थी, हम एंशिएंट रिच कल्चर से
इरोड का मतलब हमारा जो डिस्ट्रॉय लेवल है वो आ गया, हम डिस्ट्रॉय हो गए, हम खलास हो गए, हम पूरे हो गए, हमारा जो रिच एंशिएंट कल्चर था वो खलास कर दिया इन गोरे लोगों ने। हाउएवर इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो अटेंड द फॉलोइंग, चलो इतना तो ले गए, पर क्या कर गए, क्या चीजें करी उन्होंने, वो हम बात करेंगे, ठीक है। तो रेलवे के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उनका स्वार्थ था, सेल्फिशनेस थी, इसलिए उन्होंने रेलवे को डेवलप किया हमारे कंट्री के अंदर। ए ब्रिटिश सेटअप द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, ये ब्रिटिशर्स ही है जिन्होंने रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर सेट किया भारत के अंदर। एंड विद द फर्स्ट रेल दैट रन बिटवीन बोरीबंदर एंड थाने, बोरीबंदर से थाने तक उन्होंने पहली रेल को दौड़ाया 16 अप्रैल 1853 को। ये एमसीक्यू के लिए काम लगेगा, याद रखिएगा। और बाय 1947 इंडिया का रेल नेटवर्क उन्होंने 53,000 किलोमीटर तक बढ़ा दिया था, जो बेनिफिटिंग अ पॉपुलेशन ऑफ 68 लाख। हमारे उस टाइम 68 लाख की जो हमारी पॉपुलेशन थी, उनको रेलवे के बेनिफिट मिलते थे बेटा। बोलो, रेलवे ठीक कंप्लीट। अब रोड पे क्या किया, रोडवेज क्या डेवलप किया उन्होंने कि नहीं किया, वो देखो। द ब्रिटिश ऑल्सो क्रिएटेड गुड लेंथ ऑफ रोड इन इंडिया, इंडिया के अंदर उन्होंने रोड का काम भी अच्छा किया। दे सेटअप द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट अंडर विच, उन्होंने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया था, उसके तहत सिग्निफिकेंट बेसिक यूटिलिटीज वेर क्रिएटेड, तो जीवन जरूरी या जन जरूरी पॉपुलेशन को रिलेटेड जो चीजें हैं वो लोग क्रिएट करते थे। बाय द एंड ऑफ 19th century देयर वेर अ टोटल 2,78,420 किलोमीटर के रोड थे, जो बढ़ के 4,47,105 किलोमीटर के हो गए बाय 1943। वहां उस डेट तक उसमें से 32% जो रोड थे वो पक्का मीन्स कॉन्क्रीट रोड थे, जो हमारे होते हैं वैसे सिटी में, और 68% है कच्चा रोड जो गांव में होते हैं, जो डामर के साथ कनेक्टेड नहीं है, बिटुमिन के साथ कनेक्टेड नहीं है, प्रॉपर ढांचा नहीं है उसका, पर वो सड़क कहलाती है, पर वो कच्ची सड़क है। पक्की सड़क 32% थी उसमें, और 68% कच्ची सड़क थी, और टोटल 4,47,105 किलोमीटर का रास्ता उन्होंने क्रिएट किया 1943 तक। बोलो ठीक है, ओके। बैंक के बारे में क्या है, तो प्राइवेट सेक्टर की जो बैंक है वो अस्तित्व में आई, केम इनटू बीइंग इन इंडिया 1770 की साल में, एंड बाय 1946 देयर वर मोर देन 700 बैंक्स काम करते थे इंडिया के अंदर। एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई जो है वो हमारा एपेक्स हाईएस्ट बॉडी ऑफ बैंक है आज, जो सेटअप हुआ था 1935 में। बोलो नॉलेज ठीक है। अभी सोशल स्ट्रक्चर इंडिया का कैसे खत्म हुआ, चेंज हुआ, तो सर्टन रॉन्ग सोशल प्रैक्टिस, थोड़े सामाजिक जो क्या बोलते हैं कि जो कुरिवाज थे, गंदे ट्रेडिशन, वो ब्रिटिश रूल में खत्म हुए। सर्टन रॉन्ग सोशल प्रैक्टिस वेर एबोलिश, का मतलब रिमूव ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, जैसे प्रिवेंशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड, वो बच्ची को पैदा होते ही मार देते थे हमारे समाज में, तो वो कुरिवाज बंद हुआ। सती प्रथा बंद हुई, सती प्रथा जो थी, जो पति मर जाए जिसका, उसके चिता पे उसको जिंदा औरत को लेटाया जाता था और उसको जला दिया जाता था, तो ये प्रथा बंद हो गई हमारे देश में। तो ये सब जो रॉन्ग सोशल प्रैक्टिसेस थी वो ब्रिटिशर के आने से दूर हो गई। बोलो क्या बोलते हो, ठीक है। अभी है एग्रीकल्चर, खेती। तो इंडियन एग्रीकल्चर जो है सफर्ड फ्रॉम हाई रेवेन्यूज, तो इसका मतलब कि इंडियन एग्रीकल्चर जो है उनका जो था वो हाई रेवेन्यू का मतलब ज्यादा टैक्स वसूला जाता था अंग्रेजों के पास से। द सिस्टम ऑफ जमींदारी, जो लैंडलॉर्डशिप थी उस टाइम, एंड अदर एक्ट्स ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश के बहुत सारे कायदे जमीन पे लगते थे। देयर वाज एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सेवरल टाइप्स एंड पॉवर्टी इन दिस सेक्टर स्टार्टेड इंक्रीजिंग, तो पहले एग्रीकल्चर अच्छा चलता था, पर ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे कायदे डाल दिए और जमींदारी प्रथा चल रही थी, उसकी वजह से ये सेक्टर में गरीबी आ गई। टू गिव एन एग्जांपल, एक उदाहरण दे दो, आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन, ब्रिटेन के अंदर औद्योगिक क्रांति हुई थी, उसकी वजह से ब्रिटिश मेड इंडियन फार्मर्स ग्रो मोर इंडिगो
टू फुलफिल द नीड फॉर देयर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ब्रिटिशर्स ने इंडियन फार्मर्स पे प्रेशर किया कि आप इंडिगो नाम की जो चीज है, गड़ी बोलते हैं उसको, तो उसको ज्यादा बनाओ कि जिससे हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री अच्छे से काम करे। हाउएवर, इफ फार्मर हैड टू टेक लोन टू ग्रो इंडिगो and incurred losses, the British government did not waive off their loans and farmers started incurring and accumulating debts. कभी कभार फार्मर्स ये इंडिगो ग्रो करते थे ब्रिटिश रूलर के हिसाब से, और कभी कभार उनको लॉस होता था जब वो उन्होंने बैंक से कोई लोन लिया होता, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको वेव ऑफ या माफ नहीं करती थी, और इसकी वजह से फार्मर्स का डेप्ट का ट्रैप बढ़ जाता था, डेप्ट बढ़ जाता था। इसकी वजह से उनको जमीन बेचनी पड़ती थी और उसी जमीन पे वो मजदूर की तरह काम करता था। तो एग्रीकल्चर की हालत थोड़ी घटिया रही है ये ब्रिटिशर्स के राज में। बोलो क्या है, ठीक है? पक्का? अभी लैंड पे जो टैक्स लेते वो लैंड रेवेन्यू बोलते उसको, तो वो कैसा था? ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द किंग्स इन इंडिया। तो अभी ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जब स्टार्ट हो गया, तो उन्होंने एक अधिकार दिया कि जो राजा थे जिस रियासत या प्रांत के, वो वहाँ की जो जमीन पे जो एग्रीकल्चर का जो भी कुछ उगता था उसको टैक्स के तौर पे वसूलने का जिम्मेदारी राजा को दे दिया, और बाद में वो ईस्ट इंडिया कंपनी राजा के पास से वो सब ले जाती थी। With that, also got the right to collect land revenue from owner of farming land. तो जिन लोगों की खेती की जमीन थी उस पे जो टैक्स होता था वो लेने का भी जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सभी प्रांत के राजाओं को दिया आदेश। लेटर ऑन, उसके बाद क्या हुआ? द ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्टेड लैंड रेवेन्यू फ्रॉम फार्मर्स थ्रू जमींदार। फिर राजा चले गए तो जमींदार जो लैंडलॉर्ड थे उनके पास से फिर पैसा लैंड रेवेन्यू के तौर पे उगराना या कलेक्ट करना स्टार्ट किया। एंड द गवर्नमेंट पनिश द फार्मर्स हु फेल टू गिव रेवेन्यू बाय कॉन्फिस्केटिंग देयर लैंड। अब जो फार्मर ये टैक्स का पैसा, लगान नाम तो सुना होगा, लगान पिक्चर का नाम सुना है ना? ये लगान का मतलब होता है टैक्स रेवेन्यू, ठीक है? तो वो रेवेन्यू जो फार्मर किसान नहीं देता था उसकी जमीन जब्त कर लेते थे। कॉन्फिस्केटिंग का मतलब होता है जब्त करना, ठीक है? और वो जमीन उसके पास से छीन लेते थे बाय चार्जिंग फाइन्स, उनके पास से पेनल्टी लेविड होती थी, एंड सो ऑन, दुख देते थे। लैंड रेवेन्यू वेर हाई एज हाफ ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ फार्मर। और ये टैक्स के तौर पे जो फार्मर पैसा नहीं देता था, पर जो उसने उगाया है, जो उसने प्रोड्यूस किया है, उसका आधा हिस्सा उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देना पड़ता था, ठीक है? अभी हाई रेट ऑफ टैक्स आज का लास्ट है, फिर कल मिलेंगे तो फिर बड़े बड़े पॉइंट से अच्छे से सिखाएंगे और ये पार्ट को खत्म करेंगे, ठीक है? ऑल वेल, कल 1 o'clock की ही गुंजाइश है। मेरा मैसेज आएगा सपोज टाइम चेंज होगा तो, वरना तो सही टाइम है 1 o'clock, ठीक है? तो टैक्स के रेट हाई थे। अकॉर्डिंग टू दादाभाई नौरोजी's कैलकुलेशन इन 1876, the rich paid 8% of national income as tax, while the Indians who were poor were made to pay 15% of the national income as a tax. तो अमीर के पास से 8% टैक्स वसूला और गरीब के पास से 15% टैक्स वसूला। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल है कि रिच बिकम्स मोर रिचर और पुअर बिकम्स मोर पुअरर। बोलो ठीक है? ऑल वेल, डन। तो अभी इतना रखते हैं।